जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बिहार दरोगा की मेंस की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज आपका सेट नंबर 1 होगा, जो हाल ही में एडिटोरिया के द्वारा निकाला हुआ प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? खिल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको नदी श्रुति दिया है, संहिता भी दिया है, सूक्ति भी दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो इसमें मंडल की संख्या कितना है? इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितना है? 10 मंडल है। और 1028 को क्या है आपका इसमें सूक्त है। और 10,462 इसमें क्या है? ऋचाएं हैं। क्या आपका? ऋचाएं हैं। अगर बात किया जाए कि ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बात करें कि टोटल मंडल कितना है? 10 मंडल है। इस 10 मंडल में सबसे बड़ा मंडल, 10 मंडल में सबसे बड़ा मंडल की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा मंडल आपका कौन सा है? 10वां मंडल है। और इस 10 मंडल में 4 सूक्त की चर्चा की गई है। कितना सूक्त की चर्चा की गई है? 4 सूक्त की चर्चा किया गया। वह 4 सूक्त के बारे में जानेंगे। पहला आता है नदी सूक्त, जो आपकी ऑप्शन में दिया हुआ है, नदी सूती। पहला नदी सूती हो गया। दूसरा हो जाएगा पुरुष सूक्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुरुष सूक्त हो जाएगा। तीसरा बात करें, तीसरा हो जाएगा नासिदीय। नासिदीय कौन हो जाएगा? नासिदीय सूक्त हो जाएगा। उसके बाद चौथा बात करें, चौथा कौन हो जाएगा? सूर्य सूक्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सूर्य सूक्त। चौथा अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? सूर्य सूक्त हो जाएगा। अब बात करेंगे सब में क्या क्या चीज की चर्चा किया गया है। तो इसमें सबसे पहले नदी सूक्त में बात करें तो इसमें नदियों की प्रशंसा की गई है। नदियों का क्या किया गया है? प्रशंसा किया गया है। किसमें? नदी सूक्त में। पुरुष सूक्त की बात करें तो इसमें वैदिक समाजशास्त्र, वैदिक समाजशास्त्र का वर्णन किया गया। वैदिक समाजशास्त्र का उल्लेख किसमें मिलता? पुरुष सूक्त में। नासिदीय सूक्त की बात करें तो इसमें ब्रह्मांडों का सृजन, ब्रह्मांडों का सृजन, ब्रह्मांडों का सृजन की चर्चा किसमें किया गया? नासिदीय सूक्त में किया गया। जबकि सूर्य सूक्त की बात करें तो इसमें विवाह श्लोक का वर्णन किया गया। किसका किया गया? विवाह श्लोक का वर्णन किसमें किया गया? सूर्य सूक्त में किया गया। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें 4 सूक्त आता है, नदी सूक्ति, पुरुष सूक्त, नासिदीय सूक्त और कौन आता है? सूर्य सूक्त होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर बात किया जाए ऋग्वेद में अधन्य, अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए किया गया। अब अधन्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो जिसको मारा नहीं जा सकता है उसी को क्या कहा गया? अधन्य। और ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए किया गया है। इसके बाद किया जाए तो इंद्र के लिए, इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया। वहीं बात करें अग्नि के लिए, अग्नि के लिए कितना ऋचाओं का वर्णन किया गया? 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया। कितना ऋचाओं का वर्णन किया गया? 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। अगर बात किया जाए ऋग्वेद में ही और एक विशेषता बात करें तो इसमें ब्रह्मा का उल्लेख किया गया। इसमें ब्रह्मा का उल्लेख किया गया है, लेकिन कहीं पर आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया। ऋग्वेद में कहीं भी आत्मा की चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे टोटल वेदों की संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल वेद कितना है, तो टोटल आपका 4 वेद है। वेदों की संख्या कितना है? 4 वेद है। जिसमें अगर बात करें इन चारों वेद में कौन कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा, तीसरा होगा आपका सामवेद, तीसरा कौन होगा? सामवेद। और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। अब बात करेंगे कि ऋग्वेद के पठनकर्ता को अभी जाने थे क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पठनकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधर्यु के नाम से जाना जाता। और सामवेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं? उद्दात्री। सामवेद के पठनकर्ता को उद्राती। और अथर्ववेद के पठनकर्ता को क्या कहा जाता? ब्रह्मा के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? ब्रह्मा के नाम से जाना जाता। अब इसमें जान लें थोड़ा सा
कि ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता? सॉरी, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। इसको अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता? वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखेंगे तो संहिता का उल्लेख किया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता के नाम से जाना जाता है। जबकि 3 वेदों को क्या कहा जाता? वेदत्रयी के नाम से जाना जाता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेदत्रयी। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। इसमें आपको मिलान करने को दिया है। क्या कह रहा है कि इसमें विद्रोह है, दूसरा साइड उसका नेतृत्व करता दिया हुआ है। तो कक्ष विद्रोह का नेतृत्व करता की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा? रौ भारमल हो जाएगा, रौ भारमल हो जाएगा। खांसी विद्रोह का नेतृत्व करता हो जाएगा तीरथ सिंह। खांसी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन होगा? तीरथ सिंह। रामोसी विद्रोह की बात करें तो चित्तूर सिंह होगा। उसके बाद संथाल विद्रोह की बात करें तो कौन हो जाएगा? कान्हू तथा सिंधु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कान्हू तथा सिंधु। तो कक्ष विद्रोह हो गया रौ भारव, खांसी विद्रोह हो गया तीरथ सिंह, और रामोसी विद्रोह का नेतृत्व करता चित्तूर सिंह, संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? कान्हू तथा सिंधु था। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। 3 नंबर में आपको चोल साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन 3 में दिया है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या कहा था? ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। तो चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे हम लोग, चोल साम्राज्य की चर्चा हुआ तो चोल वंश के संस्थापक, चोल वंश की संस्थापक की बात करें तो वह कौन था? आपका विजयालय था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, जिन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। क्या चीज की उपाधि धारण किया था? नरकेसरी की उपाधि धारण किया था किन्होंने? विजयालय ने। अब बात करें कि इसकी राजधानी कहां थी, तो राजधानी इसकी थी तंजौर। कौन से था? तंजौर, जिसको तंजावुर के भी नाम से जाना जाता था उस समय। इसके बात करें पल्लव, पल्लवों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में एक व्यक्ति था, एक इसमें राजा हुआ करता जिसका नाम था आदित्य प्रथम। क्या नाम था? आदित्य प्रथम। इन्होंने जब पल्लव पर विजय प्राप्त की तो इन्होंने एक उपाधि धारण किया था जिनका नाम था कोदंडराम। क्या नाम था? कोदंडराम की उपाधि धारण किया था किन्होंने? आदित्य प्रथम ने। और यह आदित्य प्रथम कौन वंश का था? तो यह चोल वंश का राजा हुआ करता था। अब बात करें श्रीलंका पर, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला चोल राजा, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला चोल राजा कौन था? राजराज प्रथम। कौन था आपका? राजराज प्रथम। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला चोल राजा कौन था आपका? राजराज प्रथम था। अगर बात किया जाए राजराज प्रथम कौन सा धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को मानता था? शैव धर्म को माना करता था। बात किया जाए कि चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार, चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार की अगर बात किया जाए तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। किनके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। वहीं बात करें राजेंद्र द्वितीय, वह भी चोल वंश का ही राजा था। राजेंद्र द्वितीय ने एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था राजकेसरी की उपाधि। अगर आपसे पूछा जाए कि किस चोल राजा ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया था तो वह कौन था? राजेंद्र द्वितीय था। अगर चोल वंश का अंतिम राजा अगर आपसे पूछा जाए अंतिम शासक कौन था चोल वंश का, तो वह था आपका राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय। तो चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। अगर बात किया जाए यहां पे जिस तरह आपको पूछा गया ब्राह्मणों को दी गई दान भूमि था तो उसको ब्रह्मदेव कहा गया। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि तो उसको क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी, चतुर्वेदी मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंडलम के नाम से जाना जाता था। जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दिया जाता था और जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि उसको क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। मतलब बिना कर का दिया गया भूमि को क्या कहते थे? आपको चतुर्देव भूमि कहा गया। और जिसको आप ब्रह्मदेव कहा गया वह क्या होता था? दान में दी गई भूमि होती थी। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल निम्न में से किसके अनुयायी थे? तो किनका अनुयायी था? यह आपका कबीर का अनुयायी था। भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल इनमें से किसके अनुयायी थे? वह कबीर के अनुयायी थे।
अगर दादू दयाल का जन्म की बात किया जाए, कब हुआ था इनका जन्म? 1544 में। दादू दयाल का जन्म कब होता है? 1544 में। और कहां पे रहा? तो यह अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन सा शहर में? अहमदाबाद। इनका संबंध कौन सी जाति से था? तो वह धुनिया जाति से था। कौन सी जाति से था? धुनिया जाति से। अगर बात किया जाए इनकी विशेषता की, तो इन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था? दादू दयाल था। इसके अलावा निपक, निपक नामक आंदोलन, निपक नामक आंदोलन, निपक नामक आंदोलन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी कौन था? दादू दयाल। निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किन्होंने किया था? दादू दयाल ने किया था। उसके बाद क्या जाए, अकबर ने दादू दयाल से मुलाकात कहां पे किया था? तो कहां पे क्या था? फतेहपुर सीकरी में। कहां पे क्या था? फतेहपुर सीकरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कबीर ने दादू दयाल से मुलाकात कहां पे किया था, तो वह फतेहपुर सीकरी में किया था। अगर बात किया जाए कबीरदास के द्वारा शुरू की गई, कबीरदास की चर्चा हुआ तो कबीरदास कौन सी संप्रदाय जुड़ा हुआ था? तो यह निर्गुण भक्ति से जुड़ा हुआ था। किससे था? निर्गुण भक्ति से। अगर बात किया जाए वह किसके समकालीन रहा था? तो सिकंदर लोंदी के समय में। किनके समय में? सिकंदर लोंदी के समकालीन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ था। मेरठ संयंत्र हुआ कब था आपका? तो यह हुआ था 1929 में। मेरठ संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो 1929 में। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया था। तो यह भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। दोनों ही आपका सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे 6 नंबर। 6 नंबर में दिया है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति स्थापना की थी? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना किया था? तो कहां पे क्या था? लखनऊ अधिवेशन। और यह अधिवेशन रहा था 1916 में, जिसमें नरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल क्या होता है? एक हो गया था। और इन्होंने क्या चीज की स्थापना किया? संयुक्त समिति की स्थापना कर दिया। कब? 1916 में। वहीं बात करें इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? अंबिका, अंबिका चरण मजुमदार ने, अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। किन्होंने क्या था? अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। अब आता है ऑप्शन ए में दिया है कानपुर अधिवेशन, जो कब रहा आपका? 1925 में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे सरोजनी नायडू। कौन थे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने क्या था? जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो वह कौन थी? सरोजनी नायडू। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद आता है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और यह किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आता है कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किया गया एकमात्र अधिवेशन कौन था? तो वह बेलगांव अधिवेशन था। गांधी जी के द्वारा किया गया एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कौन था? तो बेलगांव अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कराची अधिवेशन की बात करें 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में आपको मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव को पेश किया गया। मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव को किसमें पेश किया गया था? तो 1931 के आपको कराची अधिवेशन में। किसमें किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 7 में दिया है पोर्टनोवा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था?
यह किनके बीच था? हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ था। हैदर अली किनके बीच हुआ था? आयरकुट। तो पोर्टनोवा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कब होता है, 1 जुलाई 1781 में। पोर्टनोवा का युद्ध कब हुआ? 1 जुलाई 1781 में हुआ था। ये किनके बीच हुआ था? हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ था, जिसमें हारने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह हैदर अली था। कौन था? हैदर अली था। यह बात करें किस युद्ध का हिस्सा माना जाता है, तो यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का यह हिस्सा माना जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा कौन माना जाता है? तो आपका पोर्टनोवा का युद्ध, जो 1781 में लड़ा गया था। यहां पे जानेंगे, इसमें देखेंगे अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा हुआ तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर चर्चा करें तो 1767 से 69 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो हो जाएगा यह 1780 से 84 हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, यह हो जाएगा 1790 से 92 में हो जाएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, यह 1799 में हुआ था, जिस समय कौन था? बेलेजली। और 1799 में ही कौन मारा गया था? आपका टीपू सुल्तान मारा गया। कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान। अब यहां पे जान लेते हैं कि कौन सी संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर के लिए संधि कौन रहा था? आपका मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि रही थी? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए था मंगलोर की संधि। कौन सी संधि थी? मंगलोर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए कौन था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहायक संधि। आप लोग जानते होंगे ब्लेजली। सहायक संधि की शुरुआत करता है किनको माना जाता है? ब्लेजली को माना जाता है। तो सहायक संधि की कह रहा है कि सहायक संधि प्रथम प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन में दिया, इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्य को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। बिल्कुल सही दिया हुआ है। और इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य में कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेष रखने का भी अधिकार खो देते थे। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेना भंग कर दी गई। एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा में, मैसूर की टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दिया था। बिल्कुल नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया। किन के द्वारा किया गया था? बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। तो यह सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1906 से 7 के बीच में हुआ था। अगर पूछा जाए यह कौन सी सिद्धांत पर आधारित था? आपका रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत पर आधारित था। किस मिशन पर आधारित था? रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब उसी सोसाइटी पे था। अगर बात किया जाए बिहार में, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक किनको माना जाता है? शिलभद्र याजी को। किनको माना जाता है? शिलभद्र याजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वहीं तो जान रहे सुभाष, आप फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत कैसे हुआ था? तो अगर केंद्रीय स्तर पर देखा जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस और किनके बीच में? महात्मा गांधी के टकराव रहने के कारण 1928 के अधिवेशन के बाद आपको क्या चीज हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ददनी प्रथा के बारे में चर्चा किया गया है। यह दक्षिण भारत में भू राजस्व व्यवस्था थी? नहीं। यह आपका मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। यह व्यापारी द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली भूमि, यह व्यापार से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगर बात पूछा जाए कि ददनी प्रथा क्या था, तो इसको सीधे भाषा में कह सकता है यह क्या था? व्यवसायिक प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? व्यवसायिक प्रथा थी। यह कौन सी प्रथा थी? आपकी व्यवसायिक प्रथा थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस वर्ष तिलपत की लड़ाई लड़ा गया था?
कब हुआ था? 1669 में। तिलपत की लड़ाई अगर आपसे पूछा जाए कि तिलपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो यह 1669 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सलावाई की संधि, सलावाई की संधि नाना फडणवीस से सालसेट तथा भरूच का अधिग्रहण किया गया। बिल्कुल सही है। सलावाई की संधि के तहत नाना फडणवीस से सालसेट तथा भरूच का अधिग्रहण किया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात किया जाए तो टीपू सुल्तान से गुट्टूर का अधिग्रहण किया गया। तो यह तो नहीं था ऐसा संविधान। उसके बाद देवगांव की संधि तो भोसले से कटक का अधिग्रहण किया गया। तो यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए और 3 सही है, तो कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 13 नंबर आपका दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन था? मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? मार्शल। इसके अलावा हम लोग अगर पुस्तक की बात करें, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो इसके लेखक कौन था? एडम स्मिथ था। कौन था आपका? एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन था? एडम स्मिथ। दास कैपिटल, दास कैपिटल की बात करें तो इसका लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स था। कौन था आपका? कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। हाउ 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 टू पे फॉर वार, इसकी लेखक अगर पूछा जाए तो इसका लेखक कौन था? केन्स था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन थे? सैमुअल्सन थे। कौन थे? सैमुअल्सन थे। कौन थे? सैमुअल्सन थे। तो क्या जाने यहां पर सबसे पहले देखिए वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। हाउ टू पे फॉर वार, हाउ टू पे फॉर वार्स के लेखक कौन थे? किन्स थे। कौन थे? किन्स थे। अब फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की लेखक की बात किया जाए तो वह कौन था आपका? सैमुअल्सन है। कौन आपका? सैमुअल्सन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो अब क्या हो गया? 2011-12 हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष अब क्या कर दिया गया? 2011-12। पहले आपका 5 हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत के औद्योगिक उत्पाद संचायक में निम्न में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं होगा? निर्माण शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन था कि औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक में निम्न में से कौन सा गतिविधियां शामिल नहीं है? तो निर्माण शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल हो जाएगा इसमें? तब आपका इसमें हो जाएगा विद्युत उत्पादन हो जाएगा, इसके अलावा इस्पात हो जाएगा, कोयला हो जाएगा और सीमेंट भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मध्यांतर भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें हुआ था? 8वीं। मध्यांतर भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? 8वीं में हुआ था। यह योजना शुरू कब हुआ था? 1995 में की गई। कब की गई थी? 1995 में किया गया। तो मध्यांतर मिड डे मील भोजन की अगर बात किया जाए तो कब शुरू होता? 1995 में किया गया। अब जानेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था? 1992 से क्या रहा था? 97। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें 80 से, 1980 से क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 7वीं की बात करें 1985 से 90 हो जाएगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2002 से 2007 हो जाएगा। अब देखेंगे योजना अवकाश कब कब लगा था। योजना अवकाश की बात करें तो 3 बार योजना अवकाश लगाया गया था। पहला योजना अवकाश लगा 1966 से 69, दूसरा योजना अवकाश लगा
1978 से 80 के बीच में योजना अवकाश। और तीसरा लगा था 1990 से 92 में। तीसरा योजना अवकाश कब लगा था? 1990 से 92 में लगा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सहित है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश करने का गौरव प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल सही है। क्या नंबर का? तो 9वीं बार। उसके बाद बजट 2026-27 में कुल 3 कर्तव्य पर आधारित है, यह भी सही है। बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय, नहीं, यह सामाजिक न्याय पहला नहीं है। तो इसमें कौन सही हुआ? 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए बनेगा। अब बात करेंगे कितना कर्तव्य की बात हुआ? 3 कर्तव्य की बात हुई। पहला जानेंगे कौन सा पहला कर्तव्य था आपका आर्थिक विकास। पहला कर्तव्य की बात करें जो बजट में चर्चा किया गया वह दिया गया आर्थिक विकास पे जोर। दूसरा था जन आकांक्षा, जन आकांक्षा और समावेशी, समावेशी विकास। क्या था? समावेशी विकास की चर्चा की गई। तीसरा बात करें सबका, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। तो यह 3 मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया। पहला था आर्थिक विकास, दूसरा हुआ जन आकांक्षा समावेशी विकास, जन आकांक्षा समावेशी विकास। तीसरा कर्तव्य क्या था? तो सबका साथ सबका विकास। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। कितने नंबर के हैं? 53वें नंबर के हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत है। क्या नंबर के हैं? 53वें नंबर के हैं। अगर आर वेंकट रमनी की बात करें तो यह कौन है आपका? महान्यायवादी। वर्तमान में कौन है आपका? महान्यायवादी। और महान्यायवादी की चर्चा कौन सी आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 76 में किया गया है। उसके बाद इसके अलावा देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की चर्चा करें तो वह कौन था आपका? ज्ञानेश कुमार है। कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार है। उसके अलावा देखिए नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाए वह हो जाएगा संजय मूर्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संजय मूर्ति हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें 28 जनवरी 1950 को। कब होती है? 28 जनवरी 1950। टोटल मुख्य अगर न्यायाधीश की बात किया जाए तो मुख्य न्यायाधीश सहित कितना होगा? 34। मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल न्यायाधीश की संख्या कितना है? अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 है। अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 6 अक्टूबर 2025 ये अधिसूचना तो जारी हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी पलट रहे हैं। अब क्या करें? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी हुआ था? तो 6 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। अगर बात किया जाए कि प्रथम चरण में जो चुनाव किया गया था, प्रथम चरण का चुनाव कब हुआ था आपका? 6 नवंबर 2025 को हुआ। दूसरा चरण की अगर बात करें तो 11 नवंबर को हुआ और इसका गिनती कब किया गया? 14 नवंबर को किया गया। और माननीय नीतीश कुमार की अगर बात किया जाए तो यह 10वें बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। और अभी हाल ही में चर्चा में देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार अब कहां जा रहे हैं? आपका मुख्यमंत्री से इस्तीफा देके वह राज्यसभा जा रहे हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड बना। उपरोक्त संबंध में इनमें से कौन सा कूट सत्य है? इस खेल में उपविजेता हरियाणा बना। शारदीकरण ईशान किशन द्वारा बनाया गया। ठीक है, ईशान किशन। वर्ष 2024 में मुंबई में यह ट्रॉफी जीती थी। बिल्कुल तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है? सही दिया है। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक में बिहार का स्थान कौन सी है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। नीति आयोग की चर्चा हुआ है, जबकि आप लोग जानते हैं नीति आयोग की स्थापना
1 जनवरी कब हुआ था? 2015 को की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना कब रहा था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब उसके स्थान पे कौन आ गया? नीति आयोग। तो कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक में बिहार का स्थान क्या है? 7वां है। लेकिन प्रथम स्थान पे अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम स्थान पे कौन है? उड़ीसा है। और दूसरा स्थान की बात करें, दूसरा स्थान पे कौन है? तो वह छत्तीसगढ़ है। कौन आपका? छत्तीसगढ़ है। अगर बात किया जाए वर्तमान में नीति आयोग का, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो आप लोग जानते ही हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो वह कौन है? सुमन कुमार बेरी है। कौन आपका? सुमन कुमार बेरी है। कौन है? सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग की सीईओ की बात करें, नीति आयोग की सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम है। कौन आपका? BR सुब्रमण्यम है। कौन है आपका? BBR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? जर्मन वाच के द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में भारत का रैंक कितना है, कितना स्थान है? 23वें स्थान पे। भारत कितने स्थान पे है? 23वें स्थान पर है। अब 2025 की बात करें तो क्या नंबर पे था? 10वां स्थान पे था। क्या नंबर पे था? 10वां नंबर पे था। अगला देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पद्म होना चाहिए। पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, सही है, इनको दिया गया था पद्म विभूषण। रोहित शर्मा को पद्म श्री भी दिया गया। उसके बाद 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया। यह भी था 2026 में कुल 11 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। नहीं, पद्म श्री तो बहुत सारे को दिया गया। तो इसमें सही कौन हुआ? 1 2 3 कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी बन गया। इसमें जान लें टोटल कितना दिया गया था? 131 व्यक्ति को, 131 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें था आपका 113 को मिला था पद्म श्री मिला था। क्या मिला था? पद्म श्री। 13 को मिला था पद्म भूषण। कौन मिला था? पद्म भूषण मिला था। और 5 को पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म विभूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस योजना का संबंध बिहार से नहीं है? ये तो कई बार बतला चुके हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मिशन दक्ष, गुरु शिष्य। प्रतिज्ञा करता है किससे? गुरु शिष्य प्रतिज्ञा करता है किसके लिए? मिशन दक्ष के लिए। तो गुरु शिष्य प्रतिज्ञा मिशन दक्ष के लिए। तो अलग कौन हो गया? गृह आधार योजना, जो कहां का है? गोवा का है। गृह आधार योजना कहां का है? गोवा का योजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किस व्यक्ति को दिया गया? तो यह दिया गया कोरिना मचाडो को। किनको दिया गया? कोरिना मचाडो को दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित, किनको दिया गया? कोरिना मचाडो को दिया गया। और यही शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो देखे थे बाद में ले भी लिया। इसके बाद देखेंगे अगर यहां पर भौतिकी की बात किया जाए, भौतिकी में 3 व्यक्ति को मिला था। इसमें था आपका क्लार्क मिशेल और मार्टिनिस। कौन था? क्लार्क, मिशेल और मार्टिनिस। उसके पहले अगर जाने चिकित्सा में किनको दिया गया? मेरी फ्रेड सीमोन को। किनको दिया गया? मेरी फ्रेड सीमोन को दिया गया। उसके बाद रसायन में अगर बात करें तो कीतागावा, रसायन में कीतागावा रॉबसन और उमर को दिया गया। और कौन बच गया आपका? अर्थशास्त्र ना। अर्थशास्त्र में किनको दिया गया? मोकिर फिलिप और कौन था? पीटर था। कौन था? मोलिप, फिलिप और पीटर था। छोटा छोटा नाम याद रखना है। क्या देखे यहां पर? चिकित्सा में 3 व्यक्ति को दिया गया नोबेल पुरस्कार, मेरी फ्रेड सीमोन को। उसके बाद रसायन में दिया गया
कितागावा, रॉबसन और उमर को, कितागावा, रॉबसन और उमर को। भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 व्यक्ति को, क्लार्क, मिशेल, मार्टिनिस को दिया गया। अर्थशास्त्र की बात करें, मोकिर, फिलिप और पीटर को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो किन को हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराया था? हराकर जीता था दक्षिण अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया गया? तो दीपावली को किया गया। किसको किया गया? दीपावली। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया गया? दीपावली को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 28 में दिया है कि अत्यंत, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेष है? तो कौन हो जाएगा? परिणामवाचक। कौन हो जाएगा? परिणामवाचक। अब जानेंगे परिमाणवाचक, परिणामवाचक किसको कहते हैं? जिसमें वस्तु की मात्रा, जिसमें वस्तु की मात्रा अथवा वस्तु की मात्रा अथवा मापतौल, मापतौल, मापतौल का ज्ञात हो, उसी को क्या कहते हैं? ज्ञात हो तो उसी को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक अगर आपसे पूछा जाए तो जिसमें वस्तु की मात्रा अथवा मापतौल का ज्ञात हो उसी को क्या कहेंगे? परिमाणवाचक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा इसमें आपका? सुलपानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुलपानी। तो सबसे पहले जानिए बहुव्रीहि समास कहा किनको जाता है? जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो जिस समास के पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसी को क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल की अगर बात करें, वज्र पानी, कौन हो जाएगा? वज्र पानी। इसके बाद बरसिंघा की बात भी कर सकते हैं। बरसिंघा की बात भी करें, वह किस में आ जाएगा? तो बरसिंघा भी कौन सा समास में आता? बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर की बात करें तो जूतन पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता? लड़ाई झगड़ा होना। जूतन पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता? लड़ाई झगड़ा होना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तस्मम, विदेशी, देशज या तद्भव? तद्भद हो जाएगा ना, तद्भव। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो किसका है? तद्भव का है। तद्भव का अगर बात किया जाए, तद्भव का मतलब होता उससे होना, उससे होना। चलिए और डिटेल से जानते हैं। तो वैसे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से मिलकर बने हुए हो, उसी को क्या कहा जाता? तद्भव कहा जाता। वैसे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से मिलकर बनता है उसी को क्या कहेंगे? तद्भव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? पीतांबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीतांबर। निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? पीतांबर। अगला देखेंगे 33 नंबर। एफर्ट का क्या होता है हिंदी? अपमान होता है। क्या होता? अपमान करना। इसमें दोनों का मतलब आपको अपमान करना ही होता है, ए और बी दोनों का। तो एफर्ट का मतलब क्या हुआ? अपमान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो एमएस वर्ड में सभी प्रोग्राम में राइट एलिमिनेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है एमएस वर्ड में। ऑप्शन सही है पहला। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंकिंग पोजीशन
नहीं हो सकती है, यह तो होता है, यह तो गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन हुआ, ए सही हो गया और 2 गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला देखेंगे 35। 35 में तो आपको पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस दिया है चेंज करने के लिए। द डॉक्टर हैज एग्जाम्ड हिम, तो इसमें हो जाएगा हैज बीन होना चाहिए ना, हैड बीन। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में आपको संविधान से क्वेश्चन पूछा है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के इस अधिनियम में निम्नलिखित में से किस अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब 73वें संविधान संशोधन में कौन कौन आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो अनुसूचित जाति के लिए किया गया, महिलाओं के लिए किया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया, लेकिन अनपिछड़ा वर्ग के लिए नहीं किया गया था। तो ऑप्शन 1 2 3 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब आती है 73वें संविधान संशोधन, तो इसमें पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया। पंचायती राज का उल्लेख कौन सी भाग में है, भाग 9 में। पंचायती राज का उल्लेख किसमें है, भाग 9 में है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची किस में हो जाएगा आपका, अनुसूची 11 में, किस में हो जाएगा, अनुसूची 11 में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बिल्कुल किया गया था, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ऑप्शन पहला सही है। कृषि मिशन कब आता, 1942 में। कृषि मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया, नहीं किया गया। यह आपको कैबिनेट मिशन की योजना पे किया गया था। किस मिशन पर किया गया, कैबिनेट मिशन योजना पे किया गया। और कब किया गया था, 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आता, मार्च 1946 में, जिसमें 3 में आपका मंत्री थे इसमें। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बंबई में नहीं हुआ था, यह दिल्ली के पुस्तकालय भवन में किया गया था। तो कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी भी आपका 3 भी गलत है। तो यह कैबिनेट मिशन पे आया था। दूसरा गलत क्या था, वहां पे बंबई ना होकर क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। तो इसमें कौन सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, बी बनेगा। यहां पे अंतरिम मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है। अगर मंत्रिमंडल की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अंतरिम मंत्रिमंडल में कितना मंत्री थे, 14 मंत्री थे। चलिए मंत्रिमंडल के बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। विदेशिक मामले, विदेशिक मामले की बात करें तो वह किनको दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को। किनको दिया गया, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा बात करें गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा मंत्री की अगर बात करें रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री कौन था, बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। चौथा मंत्री देखें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री की बात करें तो वह था आपका जॉन मथाई। कौन था, जॉन मथाई। इसके अलावा अगर बात करें पांचवा मंत्री की अगर बात करें हम लोग शिक्षा, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय किनके पास था, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन था, सी राजगोपालाचारी। कार्य एवं खनन मंत्री, कार्य एवं खनन मंत्री की बात करें वह था आपका सी एच भाभा। कौन था आपका, सी एच भाभा। सातवां खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद रेलवे मंत्री की बात करें तो रेलवे मंत्री कौन था, आसफ अली। रेलवे मंत्री कौन थे, आसफ अली। रेलवे मंत्री कौन थे, आसफ अली। उसके बाद श्रम मंत्रालय किनके पास था, जगजीवन राम। श्रम मंत्रालय किनके पास था, जगजीवन राम के पास था। उसके बाद वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप लोग याद होगा ही। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया गया था, जो कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस को, 10% आरक्षण दिया। कितना दिया गया था, 10%। वहीं अगर बात किया जाए 101वां किसके लिए था, जीएसटी के लिए। तो भारत का 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के लिए था। वह कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था, 10% आरक्षण दिया गया था।
अगला देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सांसद के सदस्यों को विशेषाधिकार का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 105 है। कौन सा? अनुच्छेद 105। संसद के विशेषाधिकार की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 105 में किया गया। वहीं बात करें 117 में क्या है, तो इसमें वित्त विधेयक का, वित्त विधेयक की चर्चा किसमें किया गया? 117 में। वित्त विधेयक की चर्चा किसमें है? 117 में। वहीं बात करें परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का जो गठन 10 वर्ष में किया जाता है उसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 82 में किया गया। और अनुच्छेद 104 की बात करें तो इसमें जुर्माना, इसमें जुर्माना सांसद को लगता है। अब बात आता है कि सांसद को जुर्माना कैसे लगता है, तो सांसद अगर शपथ ग्रहण किए बिना वह सदन में अपना अभिभाषण रखता है तो उसके लिए उनको जुर्माना लगाया जाता है, या जुर्माना 500 के करीब होता है। तो क्या देखे, जुर्माना की चर्चा, सांसद की जुर्माना की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 104 में किया गया है। 105 में क्या था? संसदीय विशेषाधिकार है। 82 में क्या था? परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। और वित्त विधेयक की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 117 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता? आप मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 51 का क में। मौलिक कर्तव्य किसमें? 51 को क में है। भाग की अगर बात करें मौलिक कर्तव्य का 4 के क में। मौलिक कर्तव्य की चर्चा कौन सी भाग में है? 4 के क में। कह रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्वपूर्ण और संरक्षित करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, यह आपको मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अगर टोटल मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किनकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में इसमें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। अगला देखेंगे 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो किनको किया गया? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति क्या था? संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया? जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावे हम लोग जान लेते हैं नियम समिति। नियम समिति की बात करें, नियम समिति कौन था आपका? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संचालन समिति की अगर बात करें, संचालन समिति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एवं मूल अधिकार, मूल अधिकार के उप समिति, यह हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। कौन हो जाएगा? जेबी कृपलानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेबी कृपलानी हो जाएगा। तो क्या क्या देखे, नियम समिति हो गया राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति भी राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार की उप समिति कौन हो जाएगा? जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर की बात करें, 42 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई? तो कब दिया गया? 1892 में। बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? तो वह था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। 1861 में क्या था? तो अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब दिया गया वायसराय को? 1861 में। 1909 की बात करें तो सबसे कम समय तक चलने वाला अधिकार कौन, आपका अधिनियम कौन सा था? 1909 था। इसी में आपको मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग किसमें किया गया? तो भाष परिषद अधिनियम 1909 में। उसके बाद आता आपका भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें महिला को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। किसमें? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसी के साथ
आपका प्रांत में द्वेष शासन, प्रांत में द्वेष शासन अधिनियम कौन सा अधिनियम के तहत लगा था? 1919 के तहत। अगला आता है 43 नंबर क्वेश्चन का आता है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो कैसा है? संसदात्मक प्रणाली है, जो कहां से अपनाए गए? ब्रिटेन से अपनाए गए। भारत में कैसी प्रणाली को अपनाया गया? संसदात्मक प्रणाली को। अध्यक्षात्मक प्रणाली का अगर सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? अमेरिका। चलेंगे, संसदात्मक प्रणाली कहां से अपनाया गया? तो वह ब्रिटेन से अपनाया गया। और वहीं कहा जाए कि संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली कहां से अपनाई गई? तो कनाडा से। संघात्मक प्रणाली कहां से? कनाडा से। चलिए ब्रिटेन से अपनाई गई प्रणाली जान लेंगे सब। तो ब्रिटेन के बारे में जानेंगे, ब्रिटेन से क्या क्या अपनाया गया था आपका। तो इसमें अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो सबसे पहले देख लिए संसदीय प्रणाली। पहला क्या देखे? संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा देखे विधि का शासन, विधि का भी शासन, विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तीसरा विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया की बात करें, विधायी प्रक्रिया भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करें, वह भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद कैबिनेट, कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन। उसके बाद छठा अगर बात करें, हाँ, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार की भी बात करें, वह भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अब अगला देखेंगे, हाँ, यह विशेषाधिकार की बात करेंगे, वही संसदीय विशेषाधिकार जो पिछला क्वेश्चन में देखे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो कौन सा था? अब ये देखिए हम लोग, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। अगला देखेंगे, न्यायिक समीक्षा की बात करें तो कहां से हो जाएगा? अमेरिका से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। 45 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो यह तो सही है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी का, समय का नहीं होता है। अगर जाने एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻15, अच्छा 9 पॉइंट में छोटा, 9.46 × 10 क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में तो 3 कम हो जाएगा, 9.46 इंटू क्या हो जाएगा? 10 आपका 12 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी किलोमीटर में आ जाएगा, 3 घटेगा। तो वहीं बात करें 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। एक आपका एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील की बात करें तो वह हो जाएगा 1.852 हो जाएगा। कितना मील हो जाएगा? 1.852 मील हो जाएगा। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर अगर बात करें 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। अगर इसी को लिखिएगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या देखिए, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। उसके बाद अगर उसको प्रकाश वर्ष में लिखिएगा तो कितना होगा? 3.26 प्रकाश मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और आर्क में नामक निम्नलिखित कथन पर संबंध सत्य है। तो एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। तो यह तो सही है, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती। खुरदरी पे तो कम फिसलेगा। जब सतह खुरदरी होती है तो आपका घर्षण बल बढ़ता है। बिल्कुल सही है। तो आपका ए और आर दोनों सही है। तो कौन बन जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों का सही विश्लेषण भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47। 47 में दिया हुआ है कि 1 केजी और 2 केजी के दो पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाने पर जमीन को छूने के ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा 2GH हो जाएगा, जिसमें आपको दिया क्या क्या है? इसमें G का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 10 है।
एच का मान कितना हो जाएगा 3.2 मीटर दिया हुआ है। अब भी बराबर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 10 इंटू कितना हो जाएगा 3.2 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 64 हो जाएगा। निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों का भी एक 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल दाब कहलाता है। दाब कब से कहलाएगा। द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। तो इसमें गलत कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा और कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। कह रहा था किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आकृति में तो क्यों नहीं करेगा। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 में क्या दिया है, निम्न में से आर्द्रता क्या है। तो जब जलवाष्प वायु में जल की स्थानांतरित होती है तो उसी को क्या कहेंगे, आर्द्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, बी, सॉरी, जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है, सॉरी कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा 4। तो निम्न में से आर्द्रता किसको कहा था, जब वायु में क्या उपस्थित रहता है, जलवाष्प उपस्थित रहता है, वही आर्द्रता कहला जाएगा। अगर जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प में जल आपको कैसी अवस्था में होती है, वह गैसीय अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। अगर बात करें आर्द्रता की चर्चा हुआ, तो आर्द्रता की कितने माप होती है, 3 माप होती है। पहला अगर बात करें निरपेक्ष, पहला हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा हो जाएगा सापेक्ष, दूसरा कौन हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, कौन हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विशिष्ट आर्द्रता, कौन हो जाएगा विशिष्ट आर्द्रता, तीसरा कौन हो जाएगा विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगा। अगर वेग की बात करें, इसको मतलब दर्शाया किसमें जाता, ग्राम प्रति मीटर क्यूब में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता, ग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो जलवाष्प आपको गैसीय अवस्था में होती है। आर्द्रता की बात करें तो 3 मापन होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और क्या होती है विशिष्ट आर्द्रता। इसको आपको व्यक्त किस में किया जाता है, तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब में किया जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल खमीर शकरा, आपका क्वेश्चन 50 में, जब खमीर शकरा को किण्वित करता है तो ब्रेड में आपका खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है। तो किसके कारण होता है, सब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हवा की अधिक मात्रा में दहन लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है। हवा में अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। क्षार धातु के सभी हेलाइट उच्च गलनीय, रंगहीन और क्रिस्टलीय तरल पदार्थ भी होती है। तो यह तो आपको नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए दिया है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या तो आपको जानना पड़ेगा। हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, आपको +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है। वहीं बात करें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो क्या होता है, -2 होता है। और सल्फर की ऑक्सीकरण की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे x मान लेंगे। तो उस ऑक्सीकरण की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें आपका क्या दिया है, H2S2O7 दिया है। तो हाइड्रोजन का तो 1 हुआ और इसका क्या होगा +2, सॉरी 2 दिया है ना, 2 हो गया। उसके बाद प्लस सल्फर का तो x है तो 2x हो जाए, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही मान होगा, 1 ही मान होगा। हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है ना, और 2x हो गया। और इधर कितना हो जाएगा, O का, अब O कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन हो गया ना, -2 × 7 हो जाएगा। दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो बराबर क्या आएगा 0 आएगा। अब निकाल लीजिए 2x बराबर कितना, 2 को इधर 2 घटाइएगा तो 12 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया 6 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इसमें सबसे ज्यादा याद रखना आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 में, ऑक्सीजन का -2 में, सल्फर x में आ गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 दिया है, नीचे 2 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है आपका,
तो दोनों में स्थित कॉपर अपने यौगिक रूप से सेपेत्रिक क्यों हो जाता है? तो इसमें कौन हो जाएगा आपका? जिंक और लेड। जिंक और क्या हो जाएगा? लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है बेरियम। बेरियम का फॉर्मूला पूछा ना, निखिल में से बेरियम पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता? तो BaO2 होता। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, AO2 हो जाएगा ना। तो निखिल में से बेरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है BaO2 हो जाएगा। इसकी बात किया जाए, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? विरंजक। इसका उपयोग किया जाता है विरंजक और आतिशबाजी में। आतिशबाजी में बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे। आतिशबाजी में हरा रंग को निकालने, हरा कलर को उत्पादन के लिए क्या जाता है? हरा कलर को छोड़ता है। तो विरंजक और आतिशबाजी में हरा कलर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेरियम पेरोक्साइड का, जिसका फॉर्मूला होता है BaO2 होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दिया था? तो यह कैरोलस लिनियस था। द्विनाम पद्धति देने वाला कौन था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का एक पुस्तक आया था। कब आया था आपका? यह 1758 में हो जाएगा, जिसका नाम था आपका सिस्टेमा। सिस्टेमा नेचुरी था। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी था। तो क्या देखे इसमें? लिनियस ने, लिनियस की पुस्तक का नाम 1758 में आता है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत आपको दिया था। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण का, आधुनिक वर्गीकरण का, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी किनको कहा था? तो कैरोलस लिनियस को। किनको कहा जाता? कैरोलस। इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। क्या नाम हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी किनको कहा जाता? कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता। ऑप्शन ए की बात करें, रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज किया था? कोशिका की खोज कब किया? 1665 में। और जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था? सेल रखा था। क्या नाम रखा था? सेल रखा था। उसके बाद अगर बात करें प्राणी, प्राणी शास्त्र का जनक, प्राणी शास्त्र का जनक किनको कहा जाता? अरस्तु को कहा जाता। अब वहीं बात करें प्राकृतिक, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो वह चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किन्होंने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो क्या देखिए 1758 में सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किनका रहा? कैरोलस लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी किनको कहा था? कैरोलस लिनियस को कहा जाता। कोशिका की खोज हमका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, उसका नाम दिया गया 1665 में। किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। प्राणी शास्त्र का जनक किनको कहा जाता? अरस्तु को कहा जाता। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किन्होंने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला देखेंगे 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि थैलोफाइटा में कौन सा पौधा शामिल है? तो उल्वा, करारा और क्लेडोफोरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ना। तो उल्वा, करारा और कौन हो जाएगा? क्लेडोफोरा हो जाएगा। इसमें बात करेंगे तो इसकी संरचना की अगर बात करें, संरचना, इसकी संरचना की बात करें तो इसमें विभेदीकरण, विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इसकी संरचना में क्या नहीं पाया जाता? विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इसकी संरचना में क्या नहीं पाया जाता? विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग की अगर पौधे की बात करें, इस वर्ग के पौधे को क्या कहा जाता? आपको सेवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता? सेवाल। सामान्यतः इसको क्या कहा जाता? सेवाल के नाम से। इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः क्या कहा जाता? सेवाल के नाम से जाना जाता है। और खास करके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या नहीं होती है? संवहनीय उत्तक नहीं पाई जाती। इसमें क्या नहीं पाई जाती है? संवहनीय उत्तक नहीं पाई जाती। थैलोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता? संवहनीय उत्तक नहीं पाया जाता। अगर पूछा जाए कि ये ज्यादातर आपको उगता कहां पे है, तो नम्न और गीला जगह, जहां पे गीला जगह रहेगा वहीं पर यह ज्यादातर आपको थैलोफाइटा देखने को मिला। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला 57। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परागमन होती है। तो झिल्ली के होता है अगल बगल। उसके बाद दूसरा है पानी भी इसी झिल्ली से होकर निम्न में से उच्च आर्द्रता में जा सकता है। यह तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कह रहा है कि कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है?
ब्रेड पर, चमड़ा पर, अचार पर, कपड़े पर। ये तो सभी पे हो जाएगा, कबक की बात है तो कहीं भी हो जाएगा। तो ब्रेड, चमड़ा, अचार और कपड़े पर। अब बात करें यहां पे, थोड़ा सा जान लें, पौधे में कोशिका भित्ति। पौधे में कोशिका भित्ति की अगर बात करें, पौधे में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि बात करें कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। तो पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर। 59 नंबर में मिलान करने को दिया है कोशिका झिल्ली। क्या है कार्य उसका? क्या काम होता है कोशिका झिल्ली का? तो अणुओं का परिवहन करना कोशिका झिल्ली में हो गया। चिकनी अंतःप्रवाहद्रव्य जलिका, तो वसा का संश्लेषण। चिकनी अंतःप्रवाहद्रव्य जलिका, वसा लिक्विड का संश्लेषण। गोल्जी उपकरण, यह हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको लिक्विड के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थल। और राइबोसोम की बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। तो ऑप्शन कौन बच जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक अर्थात एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो कौन करता है? लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक अर्थात एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो वह कौन करता है? लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता होती है? तो पितरस के द्वारा। किनके द्वारा होता है? पितरस। और जानते हैं पितरस निकलता कहां से? यकृत अर्थात लीवर से निकलता। और जमा कहां पे होता? पित्ताशय में जमा होता है। कहां पे जमा होता? पित्ताशय में जमा होते। यह आपको अगर देखा जाए तो यह वसा के पायसीकरण में क्या होती है? सहायता करती है। वसा के पायसीकरण में सहायता कौन करती है? पितरस करता है। वो यह आपको पाचक में भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। तो पाचक में भी सहायक कौन होता है? आपका पितरस होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर में भी मिलान करने को दिया है फल। कह रहा है कि इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाए तो फल क्या हो जाएगा? बीजांड, पत्ती, तना या अंडाशय। तो फल कहां से प्राप्त हुआ? अंडाशय हो गया। बीज की बात करें, बीज हो जाएगा बीजांड में से, और काष्ठ हो जाएगा आपका तना में हो जाएगा, और पत्ती किस में आ जाएगा? मंड अर्थात स्टार्च में। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका 2 नंबर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 63 की बात करें, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणु के कारण ना, तो अंतज्वार, हैजा और क्या होता? तापेदिक। अंतज्वार, हैजा और क्या होता? तापेदिक। चलिए यहाँ पे जीवाणु के बारे में हम लोग ट्रिक पढ़ी थी। कौन सा ट्रिक था आपका? तो जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। इसमें किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी का टीक है। जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। तो जी से क्या हो जाएगा? गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तो से तापेदिक, टी से क्या हो जाएगा? टेटनस, अको से कुष्ठ रोग, नी से निमोनिया, ह से क्या हो जाएगा? हाइजा हो जाएगा। वहीं बात करें अगर आपका प्रोटोजोआ से होने वाला अगर बीमारी की बात करें तो पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पर सोते हैं। तो इसका ट्रिक है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा आपका ट्रिक क्या था? पापा काम पे सोते हैं। तो प से पायरिया हो जाएगा, क से कालाजार, म से मलेरिया, प से पेचिस और स्व से सोने की बीमारी। इसके बाद अगर वायरस की बात करें, विषाणु के द्वारा होने वाला का ट्रिक क्या है? रेखा हमें हीट करके पोएच छोड़ गई, पोएच करके छोड़ गई। तो इसमें हो सकता है र से हो जाएगा रेबीज, ख से खसरा, ह से हर्पीज, म से मेनिंजाइटिस, ह से यहाँ पे हो जाएगा हिपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, करके कोरोना, प से हो जाएगा इसमें पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छ से छोटी माता, ड से डेंगू ज्वार, ग से गलसोत और ई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विल्हेम जोहानसन ने आनुवांशिकता के मेडिसिन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? तो कब क्या था? 1909 में। जोहानसन ने कब किया था? 1909 में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय
विधानमंडल प्रणाली है तो कितना में है, 22 में है। और आपका आपका द्विसदनीय कहा था तो द्विसदनीय कितना में है, 6 में। द्विसदनीय किसमें है, 6। द्विसदनीय का मतलब हो गया एक विधान परिषद होगा और एक क्या होगा, विधान परिषद, और एक होगा विधानसभा। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद। विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद भारत में कितने राज्यों में, 6 में है। सबसे पहला कौन आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है विधान परिषद में। दूसरा में कौन आता है, महाराष्ट्र आती है। महाराष्ट्र में कितना सीट है, 78 सीट है विधान परिषद में। तीसरा में कौन आता है, कर्नाटक। तीसरा में कर्नाटक, कर्नाटक में 75। चौथा बात करें बिहार, बिहार में भी आपको कितना है, 75 सीट है। उसके बाद पांचवा बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद में सीट कितना है, 58 सीट है। छठा बात करें, छठा कौन होगा, तेलंगाना। तेलंगाना में विधान परिषद सीट कितना है, 40 है। तेलंगाना में विधान परिषद सीट कितना है, 40 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। 66 की बात करें, 66 में क्या है, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है। इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, वह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, बिल्कुल सही है। आपको अगर बात किया जाए अरुण और शुक्र को बात किया जाए तो अरुण और शुक्र को अगर छोड़ दिया जाए, अरुण और शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि इनके अलावा जितना भी ग्रह है वह किधर से किधर चलेगा, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा। तो इसका तो कथन सही है। इसमें शून्य अक्षीय झुकाव होती है, यह तो आपको शून्य अक्षीय नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ए ही सही है। अगर बात करें यह आकार में, यह आकार में क्या नंबर का बड़ा ग्रह है, तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका, अरुण है। इसका अगर घूमने की बात करें तो कितना लगता है इसको परिक्रमण करने में, 84 वर्ष लगता है। अगर खोज की बात करें कब किया गया, 1781 में हॉर्सल के द्वारा, विलियम हॉर्सल के द्वारा। किन के द्वारा किया गया, विलियम हॉर्सल के द्वारा किया गया, विलियम हॉर्सल के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए इनका झुकाव होने के कारण इनको सूर्य, अगर बात करेंगे सूर्य की तरफ जो है या ज्यादा झुके होने के कारण इनको क्या कहा जाता, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है, लेटा हुआ ग्रह। तो क्या क्या जाने, तो अरुण जो है आपका तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इनका परिक्रमण काल 84 वर्ष है। खोज इसका 1781 में विलियम हॉर्सल ने किया था, और सूर्य की तरफ ज्यादा झुकाव होने के कारण इनको क्या कहा गया, लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67। 67 में क्या कह रहा है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1949 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ, 1949 में। अगर बात करें केंद्रीय कुटीर उद्योग, केंद्रीय कुटीर उद्योग की बात करें कब हुआ, 1948 में। पहला ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में केंद्रीय कुटीर उद्योग की आपका गठन कब हुआ, 1948 में। 1953 में बात करें तो अखिल भारतीय हस्तकला, अखिल भारतीय हस्तकला, अखिल भारतीय हस्तकला की बोर्ड की स्थापना कब हुआ, 1953 में हुआ। और लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ, 1954 में। कब हुआ, 1954 में हुआ। तो केंद्रीय कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में रहा। 1949 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना, 1953 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित था। तो किसके लिए था, अंडा। रजत क्रांति किसके लिए था, अंडा उत्पादन के लिए था। इसके लिए उर्वरक उत्पादन की बात करें, इसके लिए कौन था, भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन के लिए कौन था, भूरी क्रांति। मसाला के लिए कौन था, बादामी, बादामी कौन सा था, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किसके लिए था, मसाला के लिए। अब बायोडीजल के लिए कौन था, कृष्ण क्रांति। कौन सा था, कृष्ण क्रांति। बायोडीजल के लिए कौन क्रांति था, कृष्ण क्रांति। तो क्या देखिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति, बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन था, कृष्ण क्रांति था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69। 69 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पे है, लुसाने में। कहाँ हो जाएगा, लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने में। अगला देखेंगे 70 नंबर। 70 में मिलान करने को दिया है। मिलान क्या करना है, तो ऑक्सीजन, किसमें, ऑक्सीजन भूपटल पे ना। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसमें, 46.8% भूपटल पे है। एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 4 दशमलव आपका 8.1 होगा ना, कितना हो जाएगा, 8.1।
लोहा की बात करें तो लोहा कितना हो जाएगा आपका, लोहा 5% और कैल्शियम कितना हो जाएगा 3.6%। तो ऑक्सीजन 46.8%, एल्युमिनियम हो जाएगा 8.1, लोहा हो जाएगा 5, उसके बाद कैल्शियम कितना हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा आपका 3.6। अगला देखेंगे 71, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो कहां पे होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एशिया महाद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए तथा इनमें से असत्य कथन की पहचान करें। किसकी पहचान करने का रहा, असत्य। तो एशिया की जलवायु को पूर्व से पश्चिम को फैले पर्वतीय अवरोध या यूरोप के साथ खुली सीमा खुली रूप से प्रभावित करती, बिल्कुल करता है, सही है। शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग समान रूप से ठंडा होता है। यह सामान्य रूप से ठंडा नहीं होता, अधिकतम रूप से ठंडा, अधिक रूप से क्या होता है, ठंडा होता है। और कहीं कहीं देखेंगे तो वह क्या होता है, आपका तापमान आपको 0 डिग्री से भी क्या होता है, नीचे चला जाता है। कहीं कहीं पर क्या होता है, तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो यहां पर अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, आपका जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रमुख कार्य किए गए? जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश की चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का भी निर्माण करना। तो इसमें तीनों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हिमालय के महत्वपूर्ण स्थलाकृति शिवालिक और दुन है, बिल्कुल सही है। वृत्त हिमालय की घाटी में भोटिया प्रजाति के निवासी रहते, यह भी सही है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर नहीं कहा जाता, इसको क्या कहता, बुग्याल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो द्वार की जगह पर क्या होना चाहिए, बुग्याल। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लेगुन झील है? तो हो जाएगा चिल्का झील लेगुन झील है, चिल्का झील हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। पुलिकड़ झील भी चिल्का झील हो पुलिकड़ झील भी हो जाएगा और कोलेरू झील भी हो जाएगा। इसमें बुलर झील जो है आपका मीठे पानी का झील है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चिल्का झील की बात करें तो यह उड़ीसा में पाई जाती है, जबकि पुलिकड़ झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पाया जाता। कोलेरू झील की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील कहां पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि मानसून वर्षा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन असत्य है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा है। असत्य कह रहा है ना, तो असत कथन का चयन करना है। मानसूनी वर्षा में मानसून विच्छेद चक्रवाती आपदाओं का भी उत्पन्न होती है। भारत में मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, नहीं होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे तो 200 सेंटीमीटर, 200 या 250 सेंटीमीटर की बात करें, 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की बात करें तो इनका मुख्यतः 4 क्षेत्र आता है, जिसमें सबसे पहला अगर बात करें तो वह हो जाता है कौन सा, पश्चिमी घाट। कौन सी हो जाती है, पश्चिमी घाट हो जाती है। दूसरा बात करें तो वह हो जाता है आपका हिमालय का तराई वाला भाग, हिमालय का तराई क्षेत्र हो जाता है। तीसरा बात करें तो तीसरा हो जाता है आपका शिलोंग का पठार। तीसरा कौन हो जाता, शिलोंग का पठार हो जाता। चौथा बात करें तो वह कौन हो जाता, अंडमान निकोबार। कौन सा हो जाता, अंडमान निकोबार। तो यहां 200 से आपका 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण इसमें यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और अधिक वर्षा होने के कारण इसमें कौन सी घटना होती है, निछालन की घटना होती है। कौन सी होती है, निछालन की घटना। तो एक समान वर्षा हर जगह नहीं पाया जाता। जैसे कि अगर बात करेंगे कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक बंगाल खाड़ी की शाखा है और एक अरब सागर की शाखा है। जब बंगाल खाड़ी की शाखा है बंगाल होते हुए आपको बिहार होते हुए पार करता है, तो वो अब कलकत्ता में 250 सेंटीमीटर बारिश कराती है, जबकि बिहार में 112 सेंटीमीटर बारिश कराती है, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर बारिश कराती है। तो यहां पर देख रहे हैं सभी का मान क्या है, अलग अलग है। तो सब जगह एक समान वर्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन गलत कौन हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 क्या कह रहा है कि माउंट हेरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कौन सा हो जाएगा आपका,
दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। माउंट हेरियट, माउंट हेरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अब हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं, अंडमान निकोबार के बारे में। तो सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है, जिसपे आपको क्या है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक, जो कौन सा अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में। दूसरा आता है आपका मध्य अंडमान। कौन आता है? मध्य अंडमान, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो कौन होगा? मध्य अंडमान। उसके बाद आता है आपका दक्षिणी अंडमान। कौन आता है? दक्षिणी अंडमान, जहां पे अंडमान निकोबार की राजधानी पाई जाती है पोर्ट ब्लेयर। कौन आता? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन है? पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद आता है आपका लिटिल अंडमान। कौन आता है? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद कौन आता है आपका? कार निकोबार। कौन आता? कार निकोबार आता। और उसके सबसे जस्ट नीचे कौन आता? आपका ग्रेट निकोबार। कौन आता? ग्रेट निकोबार आता। तो यह सब अंडमान निकोबार का द्वीप है। यहीं पर ज्वालामुखी की बात करें तो एक आता आपका नारकोंडम आता, दूसरा कौन आता आपका? बैरन आता। कौन आता? बैरन। इसमें से सक्रिय कौन हो जाएगा आपका? बैरन हो जाएगा। नारकोंडम क्या हो जाएगा? सुसुप्त हो जाएगा। अगला देखेंगे 78 में कह रहा सौरमंडल। सौरमंडल के वे दो ग्रह कौन सा है जिनकी परिक्रमा अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होती है? जस्ट अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, कौन हो जाएगा? इसमें शुक्र और यूरेनियस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके अलावा सभी क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। बाकी यह दोनों ग्रह आपको पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अगला देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूलन है? तो पर्वतीय ढलान वाली भूमि, बिल्कुल पर्वतीय ढलान में ही चाय की खेती की जाती है। अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, अम्लीय भी होनी चाहिए, आपका सुवितरित वर्षा होनी चाहिए, गर्म एवं आर्द्रता जलवायु भी होनी चाहिए। तो इसमें चारों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। 80 में कह रहा है कोयला। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो टार्सियन युग का कोयला निक्षेपण उत्तर पश्चिमी भारत में पाया जाता नहीं। ये उत्तर पश्चिमी ना होकर कहां हो जाएगा आपको? उत्तर पूर्वी में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? उत्तर पूर्वी में। जैसे अगर राज्य की बात करें, मेघालय हो जाएगा, असम राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। तो टर्सरी युग की कोयला की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम में ना होकर उत्तर पूर्व की ओर पाया जाता है, जो मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र, नागालैंड क्षेत्र में पाया जाते हैं। तो ऑप्शन गलत कौन था? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अग्नीय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है? तो अग्नीय चट्टान स्थल पर्वतरोही, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होती है। बिल्कुल सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर अग्नीय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर क्या होता? हल्का होती है। यह भी सही है। कम सिलिका की मात्रा वाली अग्नीय चट्टान अम्लीय होती है? नहीं, अम्लीय नहीं होता है। यह आपका क्या होती है? क्षारीय होती है। अम्लीय ना होकर यह क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 में मिलान करने को दिया गया है। क्या कह रहा है कि लो इस्पात उद्योग और देश को मिलान करना है। तो कीवेरी कहां हो जाएगा? यूक्रेन। कीवेरी कहां हो जाएगा? यूक्रेन में। बर्मिंघम की बात करें तो बर्मिंघम ब्रिटेन हो जाएगा। मॉस्को की बात करें तो रूस हो जाएगा। और नागासाकी कहां का है? जापान का। नागासाकी कहां हो जाएगा? जापान का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पर्वत समय में वर्जित एवं अंतर्वर्जित बलों का क्रिया संचलित है। इसमें गौर्ज भी आकार की घाटी, जलप्रपात भी व्यवस्था में है। यह भी सही है। तो ये भी, ये दोनों सही है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होती है? बिल्कुल नहीं, यह अवसादों के जमा पे हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालय के उत्थान से पहले वहां पर कौन से सागर था? टेथिस नामक सागर। हिमालय के उत्थान से पहले वहां क्या बहता था? टेथिस सागर। टेथिस सागर में लाखों करोड़ों वर्ष से वहां पे नदियां क्या रहती? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की नदियां जो थी अपना अवसाद को जमा कहां कर रहा था? टेथिस सागर में। और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वहीं पर क्या चीज का निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत। तो वह ज्वालामुखी के कारण नहीं हुआ, वह अवसाद के जमा के कारण हुआ है। तो ऑप्शन गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले तो लाइकन आ जाएगा। सबसे ऊपर में तो कुछ नहीं पेड़ पौधा होता है, उसके पहले क्या होता है? लाइकन होती है। दूसरा हो जाएगा आपका 3, आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास होगा। उसके बाद आ जाएगा आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, उसके बाद पर्णपाती वन। तो ऑप्शन कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार की सेल संरचना में पाई जाती है?
तो यह टासरी कर्म की सेल में, अब ये देखे थे ना, यह टासरी कर्म की सेल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर। 86 नंबर की बात करें, किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 950 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितना रुपया में बेचना होगा। आपका क्या हो जाए, किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 950 में बेचने पर होने वाली हानि का 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना रुपया में बेचना होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या मान लेंगे, सीपी को एक्स मान लीजिए, खरीदा कितना में गया, एक्स में करा। किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, तो 1060 में बेच रहा है तो 1060 माइनस क्या कर देंगे, एक्स। उसके बाद क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 960 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रहा है, तो एक्स में क्या घटा देंगे, 950, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 950 बराबर क्या करा, उस वस्तु का कितना परसेंट होगा, 20% हो जाएगा। तो क्या निकाल देंगे इसको, 120%। लाभ अर्जित हो रहा है ना, तो 120% हो जाएगा। अब इसको गुना भाग अगर करते हैं तो इसका x का मान निकाल के बताएंगे, तो अगर देखेंगे इसका कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 1060 पे डबल जीरो हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपको 12x माइनस, अगर 95 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे, 95 इंटू 12 करके, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा, और 95 जीरो कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। अब सेम प्रजाति वाले को एक साइड लेते आइए, इसमें आपको घटाएंगे कितना होगा, 2x, घटेगा कि जुटेगा, उधर से इधर आएगा तो जुट जाएगा ना, इसमें कितना हो जाएगा 22x, और इधर हो जाएगा आपको 11,040 प्लस कितना हो जाएगा 10,600, तो 22x बराबर कितना हो गया आपका 0,4, इसमें हो जाएगा 7 आपका 11,740 से x बराबर अगर निकालेंगे 11,740 बटा कितना हो जाएगा 22, 11 से कटाएंगे तो 11 से कटाइए तो इसको कितना में जाएगा 11 दूना 22, और हो जाएगा 11, 11 छके 66, कितना बच गया 9 5 14, नहीं कट रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है आपका, एक जीरो छूटा हुआ था ना, ये वाला जीरो यहाँ पे छूट रहा था, तो इसको आपको हो जाएगा 22x बराबर आपको कितना हो जाएगा इधर 11,400, सॉरी ई वाला जीरो था ना, ई वाला जीरो नहीं होगा, 11,400, इसमें एक जीरो था तो इसमें डबल जीरो ई हो गया, अब 6 4 10 के 1, और कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा आपको 1,000, एक का मान कितना हो गया 1,000। अब क्या कर रहा है, कितना में बेचा जा रहा है, तो 12% लाभ पे बेच रहा है ना, तो 1,000 का आपको कितना निकाल देंगे 120% निकाल देंगे, तो यह जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 रुपया, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल से 5/7 चाल से 42 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलता है। तो सबसे पहले जानते हैं समय की अगर बात किया जाए कि टाइम बराबर क्या होता है, तो वह होता है डिस्टेंस बाय क्या होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखेंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल क्या दिया है, तो 5/7 इसमें x लगा लेंगे। अब इसमें देखेंगे कह रहा है कि टाइम दिया हुआ, टाइम की बात करें तो कितना लग रहा है, तो इसमें आपको लग रहा है 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड लग रहा है। अब इस सबको सबसे पहले आपको चेंज कर लीजिए, 1 घंटा तो 1 घंटा रहे करेगा, 40 बटा आप क्या कर लेंगे 60, तो घंटा में चेंज हो जाएगा, और 48 सेकेंड को अगर चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, तो इसको टोटल बताएंगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 42/25 घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42/25 घंटा, क्योंकि अब सब घंटा में चेंज हो गया। अब वहां पे समय निकाले थे, यहां पर भी समय निकला, तो दोनों समय क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, 42 इंटू 7 बटे कितना हो जाएगा 5x, और इधर हो गया 42/25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर, तो इसमें बन जाएगा 5x इंटू 42, और इधर हो जाएगा 42 इंटू 7 इंटू आपका ये 2 कहां से आ गया, 2 नहीं था ना 25 था ना, ये आपका 42/25। x का मान हो जाएगा 42 इंटू 7 इंटू 25, और बटा हो जाएगा नीचे 5 इंटू 42 हो जाएगा। अब इसको कट्टम कट्टी कर लीजिए, 42 खत्म हो जाएगा, 5 6 25 हो गया, 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कह रहा है
कि 2 वर्ष बाद दे 2800 रुपया का तत्काल धन क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 6% है। यहाँ पर साधारण ब्याज की दिया है, तो 2 वर्ष बाद आपको 2800 हो रहा है। रेट देखिए, यहाँ पर मूलधन आपको कितना दिया हुआ, 2800 रुपया दिया हुआ है। टाइम आपको कितना दिया, 2 वर्ष दिया है। रेट आपको कितना दिया, 6%। हम लोग जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी होता है। तो आर कितना है, 6 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12%। लेकिन जो ये 2800 का तत्काल धन क्या होगा, सॉरी यह मिश्र धन दिया हुआ है, यह अमाउंट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अमाउंट में क्या शामिल होता है, तो मूलधन प्लस एसआई शामिल होता है। अब मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100%, और इधर एसआई कितना हुआ, 12%, कितना हो जाएगा, 112%। तो यही यहाँ पर क्या दिया है, 112% का मान आपको कितना दिया है, 2800 रुपया। कह रहा है कि वह धनराशि, तो धनराशि अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 2800 बटे 112 इंटू क्या कर देंगे, 100। इसको कटा लीजिए, कटाएंगे तो कितना आया, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 में रीजनिंग दिया हुआ है। कह रहा है कि 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, मैथ ही है, 18 वर्ष की पूर्व एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्र की आयु से कितना है, तिगुनी है। कितना दिया है, 1/3, 1 तिगुना दिया। जब उस व्यक्ति की आय अपने पुत्र की आयु से कितना है, 2 गुनी है। यह जो दिया है कितना वर्ष पहले दिया था, 18 वर्ष पहले दिया था। यहां सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों में डिफरेंट देखेंगे। दोनों में डिफरेंट कितना का, इसमें रेशियो में 1 का अंतर है, और इसमें कितना का अंतर है, 2 का। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और किसमें कितना से होगा, 1 से। तो आपका रेशियो बन जाएगा 1:3, और इधर हो जाएगा 2:4 बन जाएगा। अब यहां पर देखेंगे सभी में, दोनों में अंतर कितना का, रेशियो में 1 का अंतर दिया हुआ, और कितना साल का है, 18 वर्ष का। अब आपसे क्या पूछा, पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान कितना हो गया, 4×2 कितना हो जाएगा, 6। 6 इंटू 18, क्योंकि 1 का मान 18 है, तो 6 इंटू 18 करेंगे, कितना हो जाएगा, 108 वर्ष। कितना हो जाएगा, 108 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। 90 नंबर में कह रहा है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीम में एक समूह में 21 बास्केटबॉल खेलता है। 21 को क्या खेलता है, बास्केटबॉल खिलाड़ी है, 26 को हॉकी खिलाड़ी है, 29 को फुटबॉल खेलने वाला है। अगर 14 खिलाड़ी हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, दोनों खेलता है, अब 12 खिलाड़ी फुटबॉल और क्या खेलता है, बास्केटबॉल दोनों खेलता है, 15 खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, 8 खिलाड़ी क्या है, तीनों खेलता है। टोटल खेल कितना है, 3 खेल है। तो हम लोग इसको पाई चार्ट से अगर बात करेंगे, तो पहला खेल कौन देखे थे हम लोग, पहला आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्या था आपका, हॉकी। दूसरा क्या है, हॉकी। तीसरा बात करें, तीसरा खेल कौन था आपका, फुटबॉल। तीसरा क्या था, फुटबॉल था। अब सबसे पहले कॉमन चीज क्या लेंगे, जो आपका तीनों खेल खेलने वाला है। तीनों खेल खेलने की अगर बात किया जाए, तीनों खेल खेलने वाला व्यक्ति कितना है, 8 है, तो सबसे बीच में उसको रखेंगे। उसके बाद किसी एक को तोड़िए। 15 खिलाड़ी क्या खेलता है, हॉकी और फुटबॉल खेलता, हॉकी और फुटबॉल 15। तो 8 पहले खेल चुका है, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें 7 रखा आएगा। अब उसके बाद पीछे और आगे चलिए। 12 खिलाड़ी फुटबॉल और क्या खेलता है, बास्केटबॉल। फुटबॉल और बास्केटबॉल कितना खेलता है आपको, 12। तो 8 तो पहले हो चुका है, इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके पीछे चलिए, 14 खिलाड़ी क्या खेलता, हॉकी और बास्केटबॉल। 14 खिलाड़ी हॉकी कहां गया, हॉकी और बास्केटबॉल, सॉरी बास्केटबॉल ऊपर हो जाएगा ना, हॉकी और बास्केटबॉल कितना खेल रहा है, 14 खिलाड़ी। 8 तो पहले हो चुका, 8 6 कितना हो गया, 14। अब चलिए सबसे ऊपर में चलते हैं। इसमें क्या करा, 29 खिलाड़ी फुटबॉल खेलता, फुटबॉल वाला कहां गया, 29 को खेलता। 29 में से तो 7 4 11, 11 8 कितना हो गया, 19 तो पहले खेल चुका है। 29 में 19 गया तो बचा कितना, 10 बचा। उसके बाद हॉकी में आइए, हॉकी का टोटल कितना था, 26। हॉकी में टोटल 26 था, आज इसमें से 6 और 7, 8 6 14, आज 14 7 21। 26 में 21 गया, कितना बचा, 5 बचा। 26 में 21 गया, कितना बचा, 5। अब क्या कर रहा है, इसमें टोटल आपका 21 को बास्केटबॉल खेलता है, तो 8 4 12, अब 12 6 18, 18 और 18 21 में 18 गया, कितना बचा, 3। अब ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितना व्यक्ति है, तो केवल फुटबॉल खेलने वाला कितना है, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितना व्यक्ति है, तो केवल फुटबॉल वाला कितना है, 10। यही वाला पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इसको अगर बैठा लिए तो आपका समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर। इसको हम लोग तो थोड़ा सा फॉर्मूला पे बनाना पड़ेगा। इसमें दिया है कि एनवा पद क्या हो जाएगा,
तो इसको लिखेंगे n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट इसमें आपका हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपका बटे में आ जाएगा 10 बटे इसमें 2, nवा पद का रहा है 9 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर कितना है 7 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर कटाने के बाद आपका बनेगा दूसरा ऑप्शन में कितना आया आप लोग का n 2n, अच्छा यहाँ पे 2n आया है ना, आप लोग सॉल्व किए कितना आ जाएगा 2 प्लस n हो जाएगा बटे 185 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो क्या बन जाएगा 100, आपको इधर गुना कर लीजिए n हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस n और इधर हो जाएगा 185 इंटू 7। बताएंगे n का मान कितना आया, यहाँ पे कितना आया 35 आया, n का मान कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ही फॉर्मूला पे आपको लंबा बनेगा। अगला देखेंगे 92। 92 में क्या कर रहा है, 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या का टोटल योग कितना दिया आपको 68 दिया है, 3 संख्या का योग आपको कितना दिया 68 दिया है। यदि पहली और दूसरी संख्या 2 और 3 में है, ठीक है लिख दिए 2 और 3, दूसरी और तीसरी कितना दिया है 5:3 दिया। अब सीधे से याद रखेंगे जो सामने वाला घर खाली है ना उसको सामने वाला भरेंगे, तो ये सामने वाला खाली है तो क्या भराएगा 5 भराएगा, और यहाँ सामने वाला खाली है तो क्या भराएगा 3 भराएगा, तो क्या बन जाएगा आपका रेशियो, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9। पूछा क्या था दूसरी संख्या क्या होगा, पहले तो टोटल संख्या निकालना पड़ेगा ना, तो 15 9 कितना 10 15 कितना हो गया 25, अब 25 9 कितना हो जाएगा 25 9 कितना हो गया 34, रेशियो में 34, और रेशियो में 34 का मान आपको कितना दिया हुआ 68 दिया हुआ, निकालना किसका दूसरी संख्या कितना है 15 है, 15 का मान निकाल दीजिए 68/34 इंटू क्या कर देंगे 15, 2 बार में कटेगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि 25% की हानि होती है। कितना पे हानि हो रहा है 25% पे हानि हो रही है, तो 25% घटा तो कितना 75, वही 75 को मान कितना में बेच रहा था 100-150 में ना, 75 पे बेचा, लेकिन बेचा कितना में 150 में बेचा, 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा 120% का मान निकाल दीजिए, तो 150 बटे 75 इंटू क्या कर देंगे 120 हो जाएगा, कितना बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा, या 2 बार में चला गया कितना हो गया 240 रुपया, कितना बेचना पड़ेगा 240 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचना होगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अकेले किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 15 दिन में, बारी बारी से दोनों काम करता है, तो ए प्रारंभ करता तो कार को समाप्त करने में कितना लगेगा। सबसे पहले देख लीजिए कि 2 दिन में कितना करता है, तो इसमें अगर एलसीएम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एलसीएम होगा, या कितना दिन में आया आपका देखिए तो 3 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 2, ऐसे नहीं निकालता था ऐसे निकाल लीजिए 1/10 1/15 कितना हो गया 30, और यह कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया आपका 5/30, तो कितना हुआ 1/6 हुआ। 1/6 जो काम हो रहा है 1/6 काम कितना दिन में हो रहा है 2 दिन में, पूरा काम करना में कितना लगेगा, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 18 कितना हो जाएगा 12 दिन समय लगेगा, कितना लगेगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें 95 की बात करें तो इसको सबसे पहले घटाएंगे 3 में 1 गया कितना बचा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 4 में गया तो 3 बटे कितना 4, यह हो जाएगा 4/5 डॉट 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 डॉट, यह कितना हो जाएगा 49/50। यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या पहले कट रहा है, कटने वाली देखिए तो यह आपको सेम कट रहा है, यह भी कट रहा है, इधर जो भी संख्या चलने वाला सब कटेगा, बचा कौन आपका तो 2/50, तो कटेंगे तो कितना बनेगा 1/25, कितना बन जाएगा 1/25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 96 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग दिया है। यदि किसी निश्चित संकेत को आपका लिखा हुआ है तो इसमें किसका नाम लिखने के लिए कह रहा एप्पल, एप्पल का ए का इसमें वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, ए की अगर बात करें ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान आपको एक्स दिया, ए का मान क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या एप्पल है ना, पहले लिख लेते हैं
एप्पल। पी का मान आपको क्या दिया हुआ है? पी का मान 3 इधर काट दीजिए, 3 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा ना, डबल आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन मिल रहा है ना। अब नहीं, 2 ऑप्शन है आपका, ए भी है और बी भी है। एल का मान देखेंगे, एल का मान किस में दिया है? एल का मान आपको कितना दिया है? एक्स, एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एस। और ई का मान आपको क्या दिया हुआ है? ई का मान क्या हो जाएगा? भी। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन मिल रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। इसमें से आपका मान सम दिया हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर आपको रीजनिंग ही है। आपका रॉय 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। 2 किलोमीटर किधर जा रहा है? जिधर जा रहा है उधर जाने दीजिए उसको। 2 किलोमीटर वह पूरब की ओर जा रहा है। उसके बाद कह रहा है 2 मीटर पूरब चलता है और उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है, किधर जाता है? उत्तर पश्चिम की ओर। कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, किधर होता है? दक्षिण की ओर। और कितना किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर। किधर जाता है? 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ऊपर हो गया, 2 किलोमीटर इधर, तो टोटल कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अब क्या कहता है? फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो पूरा हो गया, इधर पश्चिम हो जाएगा ना, इधर चलेगा। पश्चिम की ओर मुड़ा, कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर। पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला। अंततः उन्होंने उत्तर की ओर मुंह किया और 6 किलोमीटर चला। उत्तर चला और कितना चला? 6 किलोमीटर चला था। इससे भी ऊपर चला जाएगा। अब कह रहा है कि वह शुरुआत बिंदु से किस दिशा में? तो शुरू तो यहां से क्या था ना, शुरू यहां से क्या था, इस दिशा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अच्छा चलो, उत्तर, ये हम दक्षिण पश्चिम में लगा देना, क्या बन जाएगा? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में आपका श्रृंखला वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या है? 3 है, 7 है, 15 है, खाली स्थान है, 63 है और 127 है। देखिए कौन सा रीजनिंग लगा है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 3 दूना 6, 1 7, 7 दूना 14 प्लस 1 15, 15 दूना 30 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा? 31। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर में वैल्यू पुट करने वाला दिया है 7 माइनस 10 इंटू 5 भागा 6 प्लस 4। चलिए वैल्यू को चेंज कीजिए। इसमें कितना माइनस का मान क्या कर रहा है? जोड़ना, जोड़ दीजिए 10। गुना का मान क्या है? भाग। और भाग का मतलब क्या दिया है? भाग का मतलब गुना 6। और प्लस का मतलब क्या दिया है इसमें? घटाना 4। कर दीजिए, इसमें आपको क्या बन जाएगा? 7 प्लस आपको कितना हो जाएगा? या 2 हो जाएगा ना। 2 इंटू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 12, 12 में 4 गया, कितना बचाएगा? 8, 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? 100 नंबर। 100 नंबर में जीके आ गया। इसमें दिया निम्नलिखित शब्दों में से तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं। वरीयता क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? पहले इसमें कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए से दिख रहा है, ऑप्शन सी बनेगा। पहले कौन होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। दूसरा पे कौन आ जाएगा? या उपराष्ट्रपति होगा। तीसरा पे आपका कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो तीसरा आपका फिर कौन आएगा? अध्यक्ष। उसके बाद कौन होगा? सांसद। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।